नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी आउटलुक में और मैं हूं मनीषा गुप्ता। कोरोना संकट का बाकी इकोनॉमी की तरह ही एग्रीकल्चर पर भी खासा असर देखने को मिला है। लॉकडाउन के कारण एक तरफ सप्लाई में दिक्कतें देखने को मिली हैं, वहीं कृषि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी खासी गिरावट आई है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से मंडी कानून में बदलाव करने की सलाह भी दी है, जिससे किसान सीधे रिटेलर्स और उपभोक्ताओं को अपनी फसल बेच सकते हैं। इसका कमोडिटी बाजार पर कितना असर दिखेगा और कृषि एक्सपोर्ट्स को लेकर आगे आउटलुक क्या बन रहा है, इसी पर आज हम कमोडिटी आउटलुक में बात करेंगे। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन, महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन के पूर्व प्रेसिडेंट पाशा पटेल, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना और कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि भावों में जिस तरह की उठापटक हमने आते हुए देखी है वो कहीं ना कहीं आपको ये बताती है कि किस तरह की डिमांड है, सप्लाई है, भारतीय बाजारों में क्या दिक्कतें हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्यूज भी हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। प्राइसेस में करेंसी का इंपैक्ट भी यहां पर देखने को मिला है। हार्वेस्टिंग और प्रोक्योरमेंट तो शुरुआत है ही, लेकिन दूसरी तरफ अब बहुत जल्दी किसान यहां पर खरीफ की बुआई भी करने लगेंगे। मॉनसून इस बार काफी अच्छा माना जा रहा है, तो काफी सारी चीजें हैं जो यहां पर एग्रीकल्चर में भावों को इंपैक्ट कर रही हैं। इसके साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑलमोस्ट यहां पर ना के बराबर है, उसका इंपैक्ट भी हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। अगर खाने के तेलों से सबसे पहले यहां पर शुरुआत करें तो अप्रैल के जो इंपोर्ट्स हैं वहां पर खासी गिरावट देखने को मिली है। मंथली कंजम्पशन हमने सभी कमोडिटीज की यहां पर गिरते हुए देखी है, लेकिन अगर खाने के तेलों से पहले शुरुआत करें, कैसे देखते हैं आप यहां पर नजरिया और अब आगे का आउटलुक क्या है? डेफिनेटली ये साल रहा तो एग्रीकल्चर अगर और ओवर बात करें तो मेजरली ये साल खराब इस हिसाब से रहा कि लास्ट ईयर भी हमने ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट देखा था। सभी जो सोयाबीन एंड ऑयल एंड ऑयल सीड में ये देखा था, उसके पहले प्रोडक्शन एंड मानसून का, उसके अगले साल वो इम्पैक्ट था। ये तीसरा साल है जिसमें कोरोना का इम्पैक्ट है, तो लगातार ये तीसरा साल है जहाँ पे एक्सपोर्ट एक्टिविटीज एज वेल एज देखे तो ट्रेड रिलेटेड थोड़े कंसर्न है वो बन रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये साल डिमांड वाइज देखे तो जिस हिसाब से अभी एस्टिमेट है, जिस हिसाब से अभी कोरोना की भी पता नहीं कब वैक्सीन आएगी, कब ये सिनेरियो ठीक होगा, बट तब तक अभी जो डिमांड है उसमें काफी बड़ा फॉल देखने को मिला है। करीबन अभी अनुमान है कि 10 से 12% के जो डिमांड है इंडियन साइड से या अक्रॉस द ग्लोब 7 to 8% डिमांड में फॉल आ सकता है। तो ये मेजर रीजन है कि ऑयल एंड ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में थोड़ा एक बिकवाली का दबा रहेगा। वही क्रशिंग एक्टिविटीज स्टॉप है तो ऑयल सीड को इसका एडिशनल प्रेशर है। तो मेरे हिसाब से जहां गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, गवर्नमेंट नाफेड के जरिए जो भी ऑयल सीड्स प्रोक्योर करेगी उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट यस, जो भी कमोडिटीज रियल मार्केट के साथ कंसर्न है उसमें थोड़ा गिरावट का दौर रहेगा। ऑयल की बात करें, खाने के तेल, वहां पे सपोर्टिव सेंटीमेंट इस हिसाब से है कि थोड़ी कॉस्ट करेंसी की वजह से रहेगी। लास्ट ईयर यही टाइम पे 68 था, अभी जो यूनिट है वो 76 के करीब है। मींस 11% की डेप्रिसिएशन हमने एक साल में जो सोया ऑयल एज वेल मींस के जो USD/INR में देखे उसका एक फायदा सोया ऑयल एंड CPO को मिला है। बट यस, आगे जाके मुझे लग रहा है कि ये जो मलेशिया का आउटपुट जैसे ही रिस्टोर होगा वैसे एक एडिशनल प्रेशर रहेगा। क्रूड के प्राइसेस भी करीबन 60% डाउन है, तो उसका भी एक एडिशनल प्रेशर पाम ऑयल पे रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इस साल पाम ऑयल एज वेल एज सोया कॉम्प्लेक्स में थोड़ा दबाव जारी रह सकता है। पाम तेल के भाव तो हमने काफ़ी नीचे गिरते हुए देखे ही हैं और भारतीय इंपोर्ट यहाँ पर रिकॉर्ड लोज पर है और आगे जाकर भी यहाँ पर मांग में दिक्कतें रह सकती हैं। जैसे रवि ने कहा, 5 से 7% की गिरावट यहाँ पर मांग में बनी रह सकती है, उसका असर हम यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखेंगे भी। लेकिन दिक्कतें यहाँ पर मार्केट में है, लेकिन बाजारों का ये भी मानना है कि यही एक सेक्टर है एग्रीकल्चर जहाँ पर अभी भी हमने कारोबार होता हुआ देखा है। रिकवरी यहाँ पर शायद आगे जाके बेहतरीन रह सकती है। विजय सरदाना जी, आपको यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कतें हैं, लेबर और ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स भी हमने यहाँ पर घटते हुए देखे हैं और ओवरऑल मांग भी यहाँ पर थोड़ी सी कम ही देखने को मिली है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर को फिलहाल यहाँ पर क्या देखते हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार को अब यहाँ से क्या कोशिशें करनी होंगी, कैसे लॉकडाउन का यहाँ पर फायदा उठाया जा सकता है कि रिफॉर्म्स यहाँ पर कुछ बदले जा सकें? देखिए, एग्रीकल्चर को हमें 3 भागों में बांटना पड़ेगा। एक तो एग्रीकल्चर जो ह्यूमन कंजम्पशन में आता है, एग्रीकल्चर जो लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंट है,
और एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एज ए इंडस्ट्रियल इनपुट जाता है। जहां तक ह्यूमन कंजम्पशन और ह्यूमन डिमांड की बात है, वहां पे दिक्कत नहीं है। वहां पे दिक्कत आएगी ज्यादातर पेरिशेबल्स में, जैसे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में। अगर लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग दुरुस्त नहीं होता है तो उस सेक्टर्स में किसानों पे दबाव आएगा, लेकिन कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट मिलता रहेगा या थोड़ा महंगा मिलेगा। लेकिन जो चुनौती सबसे बड़ी आ रही है, वो आ रही है अदर देन ह्यूमन ग्रेन्स को लेके, जैसे मक्का है, ऑयल सीड्स हैं और कोर्स ग्रेन्स हैं। उनका बहुत सारा कंजम्पशन होता है लाइव स्टॉक सेक्टर में। लाइव स्टॉक सेक्टर, खासकर पोल्ट्री की हालत इतनी खराब है कि जो मक्का पिछले साल 22-23 रुपए किलो बिकता था, आज 10, 11, 12 रुपए पे आ गया। 50% क्रैश हो चुका है। उसका सिंपल कारण यह है कि जो पोल्ट्री सेक्टर में डिमांड आती थी, वो काफी हद तक खत्म हो गई है। उस सेक्टर को रिवाइव करना जरूरी है, क्योंकि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करता है। तीसरी बात आती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, जैसे हम कॉटन, रबर या बाकी प्रोडक्ट की बात करते हैं। वहां पे कॉटन में जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, अभी दुकानें बंद है, प्रोडक्शन बंद है, तो उसका असर आएगा। रबर इंडस्ट्री भी जैसा हम कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट बंद है, टायर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंजम्पशन होता है ट्रांसपोर्टेशन पे, वो सब बंद है। तो इस समय अगर होप है तो सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन को लेके होप है, बाकी नहीं है। और ह्यूमन कंजम्पशन में भी प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड है। अब आपने बात करी थी रिफॉर्म को लेके। देखिए, आज जो कानून हम इस देश में चला रहे हैं वो 1960-50 के कानून है। वो कानून है जब इस देश में सब कुछ शॉर्टेज में था। आप लिबरलाइज्ड इकोनॉमी, सरप्लस इकोनॉमी को आउटडेटेड कानून और शॉर्टेज इकोनॉमी में जो आपने कानून बनाए थे, आज उससे आप इसको चलाना चाह रहे हैं। इससे बड़ी ट्रेजेडी इस देश की और इस देश के किसानों की नहीं हो सकती कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने पिछले 70 साल सिर्फ लिप सर्विस करी है, जस्टिफिकेशन दिए हैं कि ये काम क्यों नहीं हो सकता। आपको जीएसटी लाना था, आपने ओवरनाइट कानून बनाए, स्टेट गवर्नमेंट को साथ लाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, आपने सब कुछ कर दिया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और किसानों की हेल्प करने की ना तो पॉलिटिकल विल पावर है इस कंट्री में, ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिजायर है। इसीलिए हम सिर्फ बहाने देते रहे किसानों को और किया कुछ नहीं। जब जीएसटी हो सकता था तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी हो सकते थे, लेकिन वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जीएसटी में नियत थी, हो गया, किसानों में नियत नहीं थी, इसलिए इस देश का किसान दुखी है और दुखी रहेगा जब तक ये माइंडसेट रहेगा हमारे पॉलिसी में। पॉइंट टेकन। सिराज हुसैन जी, आपको भी यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हैं वहां पर आपका ध्यान चाहूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने रबर है, कॉटन है, लाइव स्टॉक कमोडिटीज जैसे मक्का है, कॉर्न है, वहां पर भी गिरावट आते हुए देखी है। गुआर में गिरावट इसलिए रही क्योंकि कच्चे तेल के भावों में गिरावट देखने को मिली है। चीनी के भावों में हमने देखा है कि गिरावट आई है और कंजम्पशन पिछले महीने 40% तक गिरी है, ऐसा इस्मा का मानना है, क्योंकि शादियां नहीं हो रही, आइसक्रीम की डिमांड यहाँ पर नहीं है, मिठाई वाले बंद हैं, होरेका एज अ सेक्टर यहां पर चालू नहीं है। आपको क्या लगता है किन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में यहां पर ज्यादा दिक्कत, ज्यादा मांग में कमी आगे भी देखने को मिल सकती है? देखिए, ये बात सही है कि जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनमें ज्यादा गिरावट है, क्योंकि उसकी दो वजह हैं। एक तो ये है कि उसमें से कुछ क्रॉप्स लाइव स्टॉक सेक्टर से कनेक्टेड हैं। जैसा सरदारा जी कह रहे हैं, लाइव स्टॉक सेक्टर तो अननेसेसरली इस मुश्किल का शिकार हो गया क्योंकि सारे फूड आइटम्स के बराबर उसको ट्रीट नहीं किया गया। आज भी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में मीट अवेलेबल नहीं है, सारी दुकानें बंद हैं। दिल्ली में सारे लाइसेंसेस दुकानों के 31 मार्च को एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसकी डिमांड को हम खुद ही किल कर रहे हैं। हालांकि साउथ इंडिया में मिल रहा है, ये बात सही है। तो उसकी वजह से मेज पे उसका इम्पैक्ट आ गया, मक्का के दाम गिर गए। तो अगर इसमें सरकार की नीतियां ठीक हो तो मेरे ख्याल से कुछ रिकवरी इस सेक्टर में पॉसिबल है। लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जो ग्लोबली लिंक्ड हैं, जैसे चीनी। तो चीनी के प्राइसेस, जाहिर है कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्राइसिस है, तो उसको ऊपर जाना मुश्किल है। उसको हम आसानी से इथेनॉल की तरफ डाइवर्ट कर सकते थे, लेकिन बजाय वो करने के हमने ये फैसला कर लिया कि हम अच्छे खासे ह्यूमन कंजम्पशन के फिट राइस से इथेनॉल बनाएंगे। इसके अलावा रबर वगैरह में मुझे लगता है कि जैसे ग्लोबल रिकवरी होगी वैसे इंडियन प्राइसेस भी रिकवर होंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत आसानी से रिकवर हो सकती हैं, जिनमें स्टेबल फूड ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं। मुझे लगता है कि उसमें हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे।
यानी कि स्टेपल फूड ग्रेन्स में रिकवरी यहाँ पर बेहतर देखने को मिल पाएगी। रवि, आपको चर्चा में वापस लेके आऊंगी। आपको प्राइस व्यू अब यहाँ से कैसा नजर आता है? जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो रबर, कॉटन या जो ग्लोबली लिंक कमोडिटीज है वहां पर तो हम थोड़ा डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो भारतीय बाजारों में स्टेपल गुड्स वगैरह हैं, जैसे चावल है, खाने के तेल है, दालें वगैरह हैं, गेहूं है, यहाँ पर आपको क्या लगता है किस तरह के प्राइसेस आगे जाके रह सकते हैं? डेफिनेटली जो एसेंशियल गुड्स के अंदर आते हैं वो सारी कमोडिटीज में मुझे लग रहा है इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जो नॉन एसेंशियल्स कमोडिटीज है जो इंडस्ट्री एक्टिविटीज के साथ जुड़ी हुई है वो अभी एसेंशियल के लिस्ट में नहीं है, तो इस हिसाब से उसकी सप्लाई पूरी तरह रुकी हुई है। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा इस सप्लाई का काफी प्रेशर आगे जाके रहेगा। हालांकि जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसकी सप्लाई अभी डिस्टर्ब इतनी नहीं हुई जितनी नॉन एसेंशियल्स की हुई, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक आगे जाके ब्राइट स्पॉट दिख रहा है। उसमें मुझे लग रहा है कि गेहूं के दाम इतने ज्यादा नहीं गिरने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी काफी बड़ी मात्रा में प्रोक्योर किया है। जहां जहां नाफेड एंड गवर्नमेंट जहां प्रोक्योरमेंट साइड एक्टिव है वो कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उसमें ज्यादातर रो कॉटन की बात करें, उसके अलावा सरसों है, उसके अलावा बात करें चना, तो ये कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ स्टेबल रहने चाहिए और ज्यादा गिरावट नहीं रहनी चाहिए। बट जो कमोडिटीज ऑलरेडी एमएसपी के ऊपर चल रहे हैं, जहाँ डिमांड को लेके थोड़े कंसर्न है, उसमें मुझे लग रहा है कि सोयाबीन के प्राइसेस यहाँ से और गिर सकते हैं। प्राइसेस में यहाँ से 3700 3750 तक की और गिरावट आपको सोयाबीन में देखने को मिल सकती है। 4000 के लेवल के ऊपर जब तक ये नहीं निकलती तो सोयाबीन में वहां पे एक बार प्राइस का प्रेशर रहेगा। हालांकि उसके सामने सरसों, जहां पे गवर्नमेंट काफी एक्टिव है, क्रॉप पिक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम था, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे सप्लाई का ज्यादा प्रेशर नहीं रहना चाहिए। 4000 के लेवल के ऊपर स्टेबल है, वो आगे जाके भी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। बट यस, कॉटन के प्राइसेस जो ग्लोबल लिंक है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के साथ एसोसिएटेड डायरेक्टली है, वहां पे मुझे लग रहा है कि कॉटन में यहाँ से और कमजोरी देखने को मिल सकते हैं। 16000 का लेवल एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। अक्रॉस द ग्लोब देखें तो वहां भी कंटिन्यूअसली प्राइस में प्रेशर रहा है। डाउन साइड 15000 के टारगेट डोमेस्टिक मार्केट में कॉटन में दिख सकते हैं। यानी कि वो कमोडिटीज जहां पर सरकारी प्रोक्योरमेंट अच्छी है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर हम रिकवरी बेहतर होता हुआ देखेंगे। बाकी एरियाज में यहां पर कुछ दिक्कत रह सकती है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसे माहौल में लॉकडाउन के चलते आगे रिकवरी कैसी रह सकती है, क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स अभी हैं, और जहां तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एफपीओज, इनैम का जरिया है, वहां पर अब क्या कुछ करने की जरूरत है। इस ब्रेक के बाद कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। और दिक्कतें हमने लॉकडाउन के चलते, कोरोना पैंडेमिक के चलते यहाँ पर काफ़ी हद तक आते हुए देखी हैं। पाशा भाई पटेल भी हमारे साथ अब फोन लाइन पर मौजूद हैं। पाशा भाई नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। महाराष्ट्र की अगर यहाँ पर सिर्फ बात करें तो लसल गांव की जो मंडी है, जो प्याज की सबसे बड़ी मंडी है, वो फिलहाल यहाँ पर बंद है क्योंकि कोरोना वायरस केसेस वहाँ पर निकल के आए हैं। वाशी एपीएमसी मंडी में काफ़ी सारे केसेस हैं, वहाँ पर भी हमने देखा है कि कार्य का जो काम है वो काफ़ी हद तक डिले होता हुआ नजर आया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने मंडी को थोड़ा सा यहाँ पर बाहर भी किया है। मुंबई में यहाँ पर एक दो जगह पे होलसेल मार्केट्स लगाई गई हैं, तो काफ़ी सारे चेंजेस हमने इस लॉकडाउन के समय में आते हुए देखे हैं। आपको क्या लगता है कैसे इस समय का फायदा उठाया जा सकता है? क्या कुछ पॉलिसी चेंजेस किए जा सकते हैं, और जिस तरह से काम अभी हो रहा है आगे किस तरह से इसे बेहतर किया जा सकता है? मैं अभी सरकार ने जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां जो निकालने का काम शुरू किया है ना, ये कंपनियों को मजबूत करना पड़ेगा। फार्म के किसानों के ग्रुप को जब तक तुम मजबूत नहीं करोगे तब तक आप किसान क्या करता है, आप किसान सिर्फ अनाज पैदा कर सकता है, लेकिन जो पैदा करता है, जो उगाता है, वो बेच नहीं सकता। वो बेचने के लिए उसको सिस्टम बनानी चाहिए, और जब तक तुम इसको सिस्टम बनाने के लिए मदद नहीं करोगे, सरकार ने अगर मदद की कि तो मेरे गांव के 10 बच्चे अगर वो जो खेती में काम नहीं करते, वो बच्चे मुंबई पुणे में है, लेकिन वो मुंबई पुणे में जाने के बजाय वो मेरा एफपीओ के माध्यम से मैंने बनाया हुआ अनाज अगर वो बाजार में ले जाके अगर बेचेंगे तो एक नई सिस्टम खड़ी हो सकती है। और यही अब इसकी जरूरत है, क्यों तो लॉकडाउन के समय में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का समय है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम इस समय में किया है, लेकिन हालात ऐसे है कि समझो अब जैसा मेरा लातूर शहर है, लातूर शहर में एक चीज हो सकती है कि वहां पे मैं तरबूज या प्याज या जो भी कुछ चीज है वो ले जाके बेच तो सकता हूँ, लेकिन यहाँ से ले जाने में मैंने नेटवर्क तो बनाया है,
लेकिन वहां बेचने में जो दिक्कतें हैं उस वजह से हम बेच नहीं सकते। इसका फायदा भी, इसको सिर्फ नेटवर्क खड़ा करने में हमको इसमें सीखने को मिलेगा, इतना सही है। ये अगर नेटवर्क खड़ा हो जाएगा तो ये 100 साल तक ये सिस्टम खड़ी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है, और इसके बगैर अब चारा है नहीं। सिराज जी, आपको क्या लगता है, काफी हद तक यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद लगेगी? हमने जो इतने सालों में होता हुआ नहीं देखा, शायद इस बार देखा है, जो डायरेक्ट सेलिंग की बात हम करते रहते हैं, एफपीओज की बात की जाए, ई नैम पर यहाँ पर किसानों को सपोर्ट देने की, एनकरेज करने की बात हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर फिर से बात की जा रही है। ये सब चीजों की हम बातें बहुत समय से करते रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो करंट समय है ये शायद एक एक्सक्यूज हो सकता है कि हम ये चेंजेस ऑन ग्राउंड देखें? राज्य सरकारों ने अच्छे कदम उठाए हैं, केंद्र ने भी इसमें पहल की है, राज्य सरकारों से कहा है वो अपने लॉस को रिफॉर्म करें। लेकिन हमने देखा कि पहले मुंबई में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में एपीएमसी के परव्यू से बाहर कर दिया गया था फलों और सब्जियों को। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि आजादपुर मंडी में बहुत काम कम हो गया हो और दूसरी जगह शुरू हो गया हो दिल्ली में, क्योंकि उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर आजादपुर के अलावा कहीं उपलब्ध नहीं है। तो खाली ये रेगुलेशन बना, अव्वल तो रेगुलेशन अभी कम से कम मेरी नजर से नहीं गुजरे हैं डिफरेंट स्टेट्स के, लेकिन अगर रेगुलेशन बन भी जाते हैं तो भी एक ऑल्टरनेटिव कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। बहरहाल ये अच्छी शुरुआत है कि हमने डायरेक्ट मार्केटिंग अलाउ करी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत गेम चेंजर हो जाएगी लॉकडाउन के पीरियड में। विजय सरदाना जी, आप क्या कहते हैं? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर खरीदारी तो करती हैं फार्मर से डायरेक्टली, लेकिन उनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो क्लियरली हम एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर हमें बहुत ज़रूरत होगी सरकारी प्रोक्योरमेंट की, सरकारी सपोर्ट की। लेकिन क्या चीज़ें आगे यहाँ से बदल सकती हैं किसानों के बेहतरीन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, आगे जाके डिमांड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? देखिए, अगर नियत होगी सारे रास्ते आसान हैं। अभी पाशा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जिसको शायद लोग चूक गए। उन्होंने कहा हमारे बच्चों को दे दीजिए। आज एपीएमसी में आप आधी दुकानें एफपीओ और किसान संस्थाओं को क्यों नहीं दे सकते? आपको नया एपीएमसी का अल्टरनेट, ई नाम, हम दुनिया भर का तमाशा करना चाह रहे हैं। जो एस्टेब्लिश्ड मंडी है जहां पे किसानों का हम माल लाके बेच रहे हैं, वहां हम किसानों को दुकानें नहीं देना चाह रहे। किसानों का हक हम मेन मार्केट में नहीं देना चाह रहे। हम कहते हैं आप मेन मार्केट छोड़ दीजिए और ये आप टॉफी लेके घूमते रहिए, आपको कुछ मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकारों की नीयत है, स्टेट सरकार की नीयत है, एक दिन का कानून है कि कल से आधी दुकानें, जितने भी एपीएमसी में दुकानें हैं, इक्वल नंबर ऑफ के लाइसेंस एफपीओ को हम दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं। और लाइसेंस आपको क्यों देना है? जो मर्जी आए एपीएमसी में माल जिससे मर्जी खरीदे, किसान आए, मैं जाऊं, आप जाए, वहां खरीदे। जब गेट से निकलते हैं जितना माल खरीदा उसका 1% टैक्स जमा कराए जाए। आपको लाइसेंस क्यों बांटने हैं भैया? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम माइंडसेट क्यों नहीं बदलना चाह रहे। हम बार बार ये कहते हैं लाइसेंस, अरे क्यों चाहिए? हम मंडी के अलावा ई नाम मंडी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ऑलरेडी मंडी है ना, उसमें मुझे काम करने दो। आपका क्या इंटरेस्ट है मुझे वहां काम नहीं करने देने में? कुल मिला के बात यह है कि ये कार्टेल है, इसको सब मिलके बचाना चाह रहे हैं और जो इसमें घुसना चाह रहा है उसको सब दूर रख रहे हैं और सबको झुंझुना पकड़ा रहे हैं। मेन चीज किसी को नहीं दे रहे। आपको मेन मील नहीं दे रहे। आपको कह रहे हैं आप नमकीन खा लो, आप अचार ले लो, आप दही ले लो, लेकिन रोटी नहीं देंगे। अरे भैया, खाना खाना है, मेन मंडी दीजिए ना किसान को। मंडी में क्यों नहीं आप किसान को भागीदारी देना चाहते? आधी दुकानें दे दीजिए ना किसान को, अगर आपकी नीयत है किसान को हेल्प करने में। क्यों नहीं करना चाहते? सवाल ये है जी। काफी हद तक वही चीज आ जाती है कि एक प्रॉपर एक पॉलिसी फॉर्मेशन की यहाँ पर जरूरत है। जो करंट चीजें हैं उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए और जो नई पॉलिसीज हैं उनको यहाँ पर ऑफ कोर्स नोटिफाई किया जाए और ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट भी किया जाए। एक फाइनल वर्ड पाशा पटेल जी आपसे, आगे जाकर अब यहाँ पर क्या करने की जरूरत है? आपने कहा एक स्थिति यहाँ पर किस तरह से बनाई जा सकती है, लेकिन बुआई का समय बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, मॉनसून का इंतजार यहाँ पर सबको है, अगली क्रॉपिंग, अब किसान यहाँ पर कितना तैयार है? क्योंकि एज ऑफ नाउ बाजार को ये मान के चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसानों की यहां पर नहीं निकली, तो कैसी लिक्विडिटी है, कैसी तैयारी है अब खरीफ के लिए?
देखो, पहली बार गांव में ऐसी परिस्थिति अब हमारे एरिया में एक बात ऐसी देखने को मिली, खेती के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। Okay. सबसे अच्छी बात ये हो गई कि इस साल इस महीने में शादियां बहुत रहती थी, शादियां है नहीं। इसके बाद लॉकडाउन है, कहीं बाहर घूम नहीं सकते। तो ऐसे पीरियड में किसानों को अपने गांव में और अपने खेती में रहे बगैर चारा नहीं था, इसलिए बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छे खेती के काम हो चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। खेती के काम अच्छे हो गए, बेशक किसान अपने अपने खेत में काम किया, प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। सिर्फ हमारे पास प्रॉब्लम किसका आएगा खेती में? जिसके पास ग्रेप्स है, जिसके पास फ्रूट और फल और फूल और पोल्ट्री और डेयरी, इतने लोगों को प्रॉब्लम आ गया। बाकी चना, अपना ज्वार, बाकी ये सरसों, ये सारे बाकी जो ऑयल सीड और ये है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बाकी ये लोगों में प्रॉब्लम आया, और ये फल सब्जी और फूल वालों के, डेयरी वालों के और पोल्ट्री वालों के बाकी के प्रॉब्लम कुछ है नहीं। एक बात ऐसी है कि इस साल एक अच्छी चीज हो गई कि तुअर में एमएसपी में और खुले बाजार में 200-300 रुपए का फर्क रह गया। लेकिन चने का प्रॉब्लम यह है कि चने में एमएसपी में और खुले बाजार में 700-800 रुपए का फर्क है जी। तो यही इतना एक प्रॉब्लम रहा। अगर ये प्रॉब्लम अगर नहीं होता तो हमको, जैसा कि अभी सोयाबीन है, ये तो एमएसपी के बराबर चल रहा है, अभी तुअर अच्छे खासे चल रही है। सिर्फ एक चना अगर छोड़ दिया तो सरसों में थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना बाकी थोड़ा अगर ध्यान दिया जाता था तो ये भी चीजें एमएसपी से ऊपर बिक सकती थी, अगर कोई अलग हिसाब से दिया जाए तो। अब जैसे कि प्याज का प्रॉब्लम चल रहा है, प्याज में क्या चल रहा है? प्याज में हम बाहर जाके बेच नहीं सकते, तो फिर नाफेड की तरफ से प्याज खरीदने का जो अब ये है, उनका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य दुगना करना पड़ेगा। जब तक प्याज नाफेड की तरफ से खरीदी नहीं जाएगी तब तक बाजार में प्याज के रेट बढ़ेंगे नहीं जी। तो इसलिए ऐसे कुछ चीजें हैं, थोड़े बहुत ऐसा अगर सोचा गए ढंग से, अगर सोचा गया ग्राउंड पे क्या चल रहा है अगर देखा गया तो अब जैसा कपास का प्रॉब्लम है, कपास 30-40% किसानों के घर में कपास है, लेकिन अब वो जिनर लोगों की इच्छा नहीं है कपास सीसीआई की तरफ से आने की। अगर समझो सीसीआई का परचेस बंद पड़ेगा तो व्यापारी 3,000 और 3,200 रुपए में क्विंटल में कपास खरीदना है, 5,550 रुपए उसका एमएसपी है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक रास्ता है दिख रहा है कपास में, वो ये है कि ये 2-3 ग्रेड छोड़ दो, जो भी कपास आएगा वो एक ही ग्रेड में अगर खरीदी करेगा। सरकार को थोड़ा बहुत 200-300 करोड़ नुकसान होना है तो होने दो, लेकिन अगर कपास का किसान अगर नहीं मरना है तो कपास का किसान नहीं मरना है तो जो जैसा भी कपास है उसके घर में वो सारे का सारा एफएक्यू के ग्रेड में खरीदी अगर सरकार ने किया तो इन लोगों को नुकसान नहीं होगा। कहीं नुकसान है, कहीं बराबर चल रहा है, मगर सारे चीजों को एक फैमिली बोल के अगर देखा जाएगा, इससे वो उठकर उससे परे होकर अगर देखा जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। जब अब खेती ही तो ये रह गया। एब्सोल्युटली पाशा भाई, और इस समय में तो सिर्फ एक ही चीज है और वो है एग्रीकल्चर, जिसने इकोनॉमी को सपोर्ट दिया है, और एक नीड जो सब हमने कंट्री की तरफ से आते हुए देखी है वो सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज की रही है। काफी अच्छे सुझाव हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से यहाँ पर आए हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट की अभी भी जरूरत है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा यस, लेकिन पब्लिक सेक्टर की जो पॉलिसीज हैं उनकी काफी जरूरत अभी भी यहाँ पर बाजार में है। इसी के साथ सिराज जी, पाशा भाई, विजय जी और रवि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने वो सभी राय सजेशंस सामने रखने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी आउटलुक में फिलहाल इतना ही समय, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।